नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। आज की इस वीडियो में हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिए हैं। कुछ एडवांस के जो हमारे चैप्टर हैं वो रह गए हैं। जैसे मेंसुरेशन का एक चैप्टर रह गया जो आपके अपकमिंग एग्जाम में, जैसे यूपीएसआई का एग्जाम होता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और भी जो एडवांस के पार्ट हैं उनको मैं धीरे धीरे आपको वन शॉट वीडियो में या 40-45 मिनट की एक वीडियो में उनको कंपाइलेशन करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा धीरे धीरे, क्योंकि अब जो भी पार्ट हमारा रह गया वो एडवांस का रह गया है। उस एडवांस के पार्ट में आपके यूपीएसआई के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो दो चैप्टर हैं। एक तो मेंसुरेशन का चैप्टर है और एक डीआई का चैप्टर है। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं, जिन चैप्टर्स पे डिपेंड मैं कराता हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये अपकमिंग वनडे एग्जाम कोई भी हो जिसमें अर्थमेटिक एडवांस वाला पार्ट पूछा जाता है, उन सब एग्जाम्स के लिए अ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग देखोगे कि हम जो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मेनली सीजीएल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में सबसे अच्छे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। उसमें भी एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप देखोगे जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूं तो उसमें मेंस के क्वेश्चंस भी ऐड करता हूं और साथ में सीजीएल के क्वेश्चंस भी ऐड करता हूं। और भी जो मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए मिलते हैं वो मैं आपके इस प्रैक्टिस सेट में डाल देता हूं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों में, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, और लाइक नहीं करते तो इससे रीच नहीं बढ़ती वीडियो की। और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है और बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से मैं मैथ्स को आपको सोल्व करने की सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और आज के प्रैक्टिस सेट में हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपके कितने नंबर आते हैं 20 में से, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है, इस पे बात करते हैं। देखो, प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाई 20%, 25%, एंड देयरफॉर अ पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस इन द सेम एक्सपेंडिचर। ये ध्यान रखना है, ये की लाइन होती है, सेम एक्सपेंडिचर। इफ एक्सपेंडिचर इज 5400, देन व्हाट विल बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेंगे, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ी सी भी समस्या होती है तो हिंदी के लिए मैं आपको लिख के लेके आता हूँ। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। इसके लिए एक व्यक्ति अपने खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीदता है। यदि खर्च 5400 रुपये का है तो चावल का ओरिजिनल प्राइस बताना है, क्या होगा। देखो, आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। ये प्राइस कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर पे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है दोस्तों, बात इतनी समझ में आ गई। अब करते कैसे हैं भैया, मेंस का क्वेश्चन है। अब ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा हवाओं में, बहुत अच्छे से समझना भी पड़ेगा और सोल्व भी करना पड़ेगा। देखो, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा बहुत ही स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। आप मुझे बताओ, जो हम लिखते हैं प्राइस कंजम्पशन और इज इक्वल टू जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर। बात इतनी समझ में आ गई, इनकी मल्टीप्लाई होकर एक्सपेंडिचर आता है। मुझे आप ये बताओ कि 25% की जो कमी हो रही है वो किस में हो रही है, वो प्राइस ऑफ राइस में हो रही है। यानी कि जो चावल की कीमत है उसमें 25% की कमी हो रही है। तो 25% की कमी का मतलब क्या होता है, 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूँ। यानी अगर प्राइस मेरा 4 था पहले, कितना प्राइस था, अगर मेरा 4 प्राइस था तो अब जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। प्राइस अगर पहले 4 था तो अब जो प्राइस हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3, यानी कि 4 से 3 हो जाएगा। अब जब एक्सपेंडिचर सेम हो, इसमें क्या बोला गया है कि सेम एक्सपेंडिचर है। सेम एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेम एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि
जितने पैसे पहले खर्च कर रहे थे उतने ही पैसे अब खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सपेंडिचर सेम है, और एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो यानी कि पहले एक्सपेंडिचर का रेशियो और अब एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि अनुपात सेम होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले जो मैंने खर्च किया वो भी अगर 1 यूनिट खर्च किया होगा तो अब भी 1 यूनिट खर्च किया होगा, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो 1:1 आ जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व करने बताए थे कि इस तरीके के रेशियो को हम कैसे सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं, हम करते हैं भैया इस 3 को इधर लिख देते हैं और इस 4 को इधर लिख देते हैं, और इस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, इस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। तो कितना आएगा बोलो, 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3। इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 1 आएगा, और ये भी 1 आएगा। मैं कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 3 से कंजम्पशन 4 हो रहा है। अब ये बताओ मुझे कि कितना कंजम्पशन बढ़ रहा है। पहले अगर 3 kg खरीद रहा था, 3 यूनिट खरीद रहा था, तो अब 4 यूनिट खरीद रहा है, यानी 1 यूनिट कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है। और ये 1 यूनिट कंजम्पशन किसके बराबर दे रखा है, देखो कितना है, खपत कितनी बढ़ जाती है, 3 kg 30 किलोग्राम अधिक हो जाती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भैया 30 किलोग्राम। ठीक है। अब ओरिजिनल कितनी खरीद रहा था उस पर बात करते हैं। ओरिजिनल कितनी खरीद रहा था, ओरिजिनल 3 यूनिट खरीद रहा था, यानी ओरिजिनल जो खरीद रहा था भैया वो खरीद रहा था 90 kg। मैं कह सकता हूँ कि पहले जो खरीद रहा था वो 90 kg खरीद रहा था, और अब कितना, अब 120 kg खरीद रहा है। हमें तो पहले का ओरिजिनल प्राइस बताना है, वास्तविक मूल्य। अब आप मुझे बताओगे पहले जितने पैसे खर्च कर रहा था वो आदमी उतने ही अब पैसे खर्च कर रहा है, यानी कि 5400 रुपये में, 5400 रुपये में पहले 90 kg खरीद रहा था, और अब 5400 रुपये में 120 kg खरीद रहा है। तो बस इसकी वैल्यू निकाल दो आप। देखो ये कट जाएगा कितनी बार, 0 बार, ये कट जाएगा 6 बार। यानी मैं कह सकता हूँ जो वास्तविक उसका मूल्य होगा वो होगा भैया कितने रुपए, 60 रुपये पर केजी के हिसाब से। इतनी बात समझ में आ गई, तो आंसर हमारा डी ऑप्शन आ गया। आपको करना कुछ नहीं था, रेशियो को सोल्व करना था बस, और कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, बात इतनी समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आगे की बात करते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है उस पर हम बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उस पर बात करते हैं। देखो थोड़ा सा समय लग सकता है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मुझे आपको स्मार्ट से स्मार्ट अप्रोच सिखानी है। मुझे आपको बताना है कि क्वेश्चंस को आप कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी जो परीक्षा होती है ना, उस परीक्षा में टाइम बहुत कम होता है। टाइम, उतने ही टाइम में अगर हम क्वेश्चंस को सोल्व करने जाएं तो एक्चुअल टाइम जो होता है परीक्षा में वो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बहुत कम होता है। तो सीधी सी बात यह है कि क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोई ना कोई स्मार्ट अप्रोच होगी। अगर हम बेसिक से जाएंगे तो क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमें कम टाइम दिया जा रहा है और क्वेश्चंस की अप्रोच अगर बड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस को शॉर्टली नहीं किया जा सकता। मेरा कहने का मतलब इतना है कि क्वेश्चंस को अगर लेंदी आ रहा है तो इसकी कोई ना कोई स्मार्ट अप्रोच होगी, और हमें उस स्मार्ट अप्रोच को ही पकड़ना है, हमें उस शॉर्ट मेथड को ही पकड़ के चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। देखो एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है। 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी, ये हमें बात बतानी है। देखो मैंने इस तरीके के आपको क्वेश्चन बताए थे कि सीपी जो होता है हमारा, ये सीपी कांस्टेंट मान लेते हैं। अब अगर मैं इस वस्तु को 2000 रुपये में बेचता हूँ, मैं इस वस्तु को 2000 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे कुछ लाभ होता है, मान लो कुछ लाभ होता है। और अगर मैं इस वस्तु को कितने रुपए में बेचता हूँ, 120 रुपये में बेचता हूँ, तो इस वस्तु पे मुझे कुछ हानि होती है, जरूर कुछ हानि होती है। मुझे आप बताओ इस तरीके के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सीपी को निकालने का तरीका क्या होता है। सीपी को निकालने का तरीका भैया होता है इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2000 प्लस 1200/2, यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारा जो 1600 आ जाएगा, 1600 आ जाएगा सीपी, 1600 सीपी आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर 1600 सीपी है और सीपी को मुझे 100 कितने रुपए में, अगर मुझे कितने रुपए में बेचना पड़ रहा है, अगर 2000 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो देखो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 400 रुपये का फायदा हो रहा है। और कितने पे, 1600 रुपये पे फायदा हो रहा है, तो कितने परसेंट आ जाएगा, ये कितने परसेंट आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे,
4 से कट जाएगा 100 बार, यानी कि 25% आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ आप नापो, ये 25% प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है। अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो 400 रुपये का नुकसान होगा और 1600 रुपये पे होगा, तो यहाँ भी तो 25% ही आएगा निकल के, यहाँ भी 25% आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस में हम सीपी निकालते हैं तो दोनों विक्रय मूल्य को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं आई? अब सीपी हमारा निकल गया, सीपी कितना हो गया, सीपी हमारा निकल गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 1600। अब इस वस्तु को मुझे 100 मतलब 20% अधिक में बेचना है, तो मुझे इसका 120% निकालना पड़ेगा, 120% निकालना पड़ेगा, 120/100, यानी मैं कह सकता हूँ 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 12 आना चाहिए बाद में, यानी कि सेकंड डिजिट पे, यानी कि ढाई के अंक पे 2 आना चाहिए, ढाई के अंक पे 2 एक में ही है, यानी कि 1920 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को पूरी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है, एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपये पर केजी पर चीनी बेचता है और इसकी कीमत में 50 केजी किलोग्राम, मतलब 50 रुपये किलोग्राम है इसकी कीमत, लेकिन वह 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताना। आप मुझे बताओ, 50 रुपये की चीनी थी, उसने 48 रुपये में बेच दी, लेकिन करा क्या उसने, 900 ग्राम कह के 1000 दे दी, 1000 कह के 900 ग्राम दे दी, सॉरी। तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, 45 से कितना हो जाएगा 48, तो कितना बढ़ रहा है बताओ, 3 बढ़ रहा है कितने पे, 45 पे, मल्टीप्लाई 100%, ये कट जाएगा 15 बार, 15 से जब इसको काटेंगे तो 15 छक्का 90 होगा, तो लगभग लगभग 6.7 बार जाएगा, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। आगे बात समझ में, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है, देखो, एट ए देखो एट ए क्लियरेंस सेल अ शॉपकीपर गिव 45% डिस्काउंट, सॉरी, इफ ए कस्टमर पेड 330 रुपये ड्यूरिंग द सेल द व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द टी शर्ट। तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, एक क्लियरेंस सेल पे एक दुकानदार 45% की छूट देता है यदि किसी ग्राहक ने सेल के दौरान ₹330 में एक शर्ट खरीदी, तो शर्ट का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो कितना लल्लू सवाल है, और आया किस में है, टायर 2 में आया हुआ है, सीजीएल के। तो मैं कहता हूँ क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भारी क्वेश्चन आते हैं, वो 10% क्वेश्चन होते हैं, जो आपके 90%, 90 to 80% क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चंस की करने की, और हमें बताया गया है कि एक दुकानदार को 45% की छूट के बाद ग्राहक ने 330 रुपये की क्या ली, एक टी शर्ट ली, उसका अंकित मूल्य बताना। आप मुझे बताओ, 330 रुपये की टी शर्ट ली होगी और 45% की छूट मिली, तो 55% पे ली होगी, जाहिर सी बात है ना। तो 100% की वैल्यू बतानी। इसको काट दो कितनी बार, 11, 11 से 5 बार काट दो, इसको काट दो 3 बार, 5 से इसको काट दो 20 बार, 20 से 60, यानी कि 600 हमारा आंसर आ जाएगा। 600 रुपये की हमारी टी शर्ट थी जो हमें 330 रुपये की मिल गई। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, अ मैन डिपॉजिट, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, जो इस क्वेश्चन को करके बताएगा, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, आपसे बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए, अ मैन डिपॉजिट 5600 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट पे बेच रहा है। ही विड्रॉल 3200 आफ्टर 6 मंथ एंड द रिमेनिंग आफ्टर 12 मंथ, व्हाट अमाउंट डज ही गेट एज ए इंटरेस्ट। उसने उसको बताना है कि उसने जो ब्याज के तौर पे पैसे लिए वो कितने लिए। पहले उसने 5600 रुपये बैंक में जमा करे 5% ब्याज दर पे, उसने 6 महीने के बाद 3200 रुपये उसमें से निकाल लिए, और रिमेनिंग जो पैसा था वो 12 महीने के लिए ब्याज पे दे दिया। तो अब बताना उसको ब्याज कितना मिला। देखो आप मुझे बताओ दोस्तों, जो 5600 रुपये थे मेरे, ये 6 महीने तक के रखे होंगे, यानी कि जब
6 महीने के बाद उसने 3200 रुपये निकाल लिए, तो यानी कि 5600 रुपये तो 6 महीने तक ही रहे होंगे। तो 6 महीने का इसका 5% का ब्याज निकाल दो। 6 महीने का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 5% का जब आप ब्याज निकालोगे तो कितना आएगा? इसको मैं काट दूंगा किससे? 28 बार, और 28 पंजे होते हैं 140, यानी कि 140 रुपये का ब्याज आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या काम करा उसने? 6 महीने के बाद 3200 रुपये वापस कर दिए। अब 3200 रुपये वापस कर लिए तो 2400 रुपये बचे होंगे। अब इस 2400 रुपये पे 5% का अगले 6 महीने के लिए ब्याज मिला। 5% का ही अगले 6 महीने के लिए ब्याज मिला। अब इस ब्याज को जोड़ दो, कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे 60 रुपये ब्याज मिला, तो टोटल कितना रुपये ब्याज मिल गया? ये मिल गया 200 रुपये का ब्याज। टोटल जो ब्याज मिला हमें वो कितना मिला? वो मिला 200 रुपये का ब्याज। तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 200 रुपये, यानी कि बी हमारा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कर देते हो तो मेरी तरफ से आपके लिए 10 रुपये तुरंत पेटीएम। देखो प्रश्न क्या है? अ पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक 10 आवर्स एंड x आवर रेस्पेक्टिवली. पाइप C alone can empty the full tank 15 hours. When all the three pipes are open simultaneously for 8 hours, 60% of the tank can be filled. In how many hours can pipe B and C together empty 2/5 of the tank? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि दो पाइप हैं ए और बी। ए उस पाइप को 10 घंटे में भरता है और बी उस पाइप को x घंटे में भरता है। पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक, यानी कि पाइप सी जो है वो पूरे टैंक के भरे भराए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों टैंक एक साथ खोले जाते हैं तो 8 घंटे में टैंक का 60% भाग भर पाते हैं। तो कितने टाइम के बाद सी और बी एक साथ मिलकर उस टैंक का मतलब 2/5 भाग भर पाएंगे, ये बताना है हमें क्वेश्चन को। मेरी तरफ से उस बच्चे को, जो भी हमारा भाई बहन होगा, उसको 10 रुपये पेटीएम तुरंत। अगर ये क्वेश्चन आपने मेरे से मतलब पॉज करके अगर आपने कर दिया मेरे सोल्व करने से पहले। देखो आपको पॉज करना है, पॉज करने के बाद इसको सोल्व करना है। अब मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखो जो पाइप जब हम ए खोलते हैं तो वो एक पाइप ए है जो टैंक को 10 घंटे में भर देता है। बात इतनी समझ में आ गई। अब सी पाइप जो है वो सी पाइप इसको खाली करता है कितने घंटे में? ये खाली करता है भैया 15 घंटे में। ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात इसमें दी गई है जो आपको समझनी है, वो दी गई है कि ए प्लस बी और प्लस सी जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो 8 घंटे में कितना काम करते हैं? 8 घंटे में 60% टैंक भर देते हैं। अगर मैं बोलूं कि भैया मुझे इससे पूरा टैंक भरवाना है, तो पूरा टैंक भरवाना है यानी कि जो 100% टैंक भरेंगे वो कितने टाइम में भरेंगे बताओ? वो भरेंगे भैया ये 40/3 टाइम में। 40/3 टाइम में, 40/3 टाइम में तीनों ये हमारा वो पूरा टैंक भर देंगे। यानी कि ए प्लस के बी प्लस के सी, ये तीनों मिला के उस टैंक को कितने समय में भर देते हैं? 40/3 समय में भर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसका ले लो एलसीएम। आप इसका एलसीएम ले लो, वो एलसीएम जो हो जाएगा वो क्षमता हो जाएगी। और इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं 120। देखो 120 10 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। आप मुझे बताओ जब मैं इसको 10 से काटूंगा तो कितना आएगा? 12 क्षमता आएगी। इसको अगर मैं 15 से काटूंगा तो 15 8 120 यानी कि -8 आएगा। और जब मैं इसको इससे डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा बोलो? ये 3 बार कट जाएगा, 3 के 9, 9 बार कट जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बिल्कुल। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो क्षमता है 9। इसमें ए की जो क्षमता है वो है 12। इसमें सी की जो क्षमता है वो -8। अब इसमें अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ तो बी की क्षमता मेरी निकल के आ जाएगी, यानी कि बी 12 -8 प्लस के सी बराबर हो जाएगा 5, सॉरी बी। ठीक है, ये 4 बचेगा, 4 इधर जाके 5 बना देगा, यानी कि बी की क्षमता आ जाएगी 5। इतनी बात समझ में आ गई। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और ए की क्षमता, सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता है -8। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी आवर कैन पाइप बी एंड पाइप सी टुगेदर एम्प्टी द 2/5 ऑफ द टैंक। अब मुझे क्या करना है? मुझे 2/5 ऑफ द टैंक करना है, यानी कि 120
का 2/5 भाग भरना है। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 24 दूनी 48 आ जाएगा। यानी कि 48 भरना है, टैंक का 48 भाग भरना है। तो कितनी क्षमता से, बी और सी के साथ, बी की क्षमता कितनी है 5, सी की क्षमता कितनी है -8। 5 और -8 को जब ऐड करूंगा तो माइनस के कितना आएगा, -3 आएगा। और कितना भरना है, 48 भरना है, -3 की क्षमता से बताओ कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे भैया 16 घंटे लगेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे ना सवाल में मजा, एकदम भौकाल सवाल था ये आपके लिए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज की वीडियो में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीख के जाओगे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। A sum of 800 become 956 in 3 years at some rate of interest. If the rate is increased by 4%, then what will be the gain? ठीक है, कितना उसने गेन किया ये बताना। सिंपल सा बात है। 800 रुपये हमारी राशि थी, वो 800 रुपये राशि हमारी कितनी हो जाती है, 956 रुपये हो जाती है। कितने टाइम में बताओ, ये हो जाती है भैया 3 साल में। 3 साल में कितनी हो जाती है, 3 साल में हो जाती है 156। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि अगर 156 रुपये का मुझे ब्याज मिल रहा है, 800 रुपये पे ब्याज मिल रहा है, और कितने, हाँ, कितने टाइम में मिल रहा है, 3 टाइम में मिल रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है अपॉन अपॉन कितना, 100 आ जाएगा। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ वैल्यू, क्यों नहीं निकाल सकता। देखो 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 या 12, 4 नम 36, 3 से कट जाएगा दोस्तों 1 और 3, 2 से कट जाएगा 6.5 बार। यानी कि 6.5% आ जाएगी आर की वैल्यू। अब क्या कह रहा है, इफ द रेट इज इंक्रीज्ड बाई 4%, देन व्हाट विल बी द गेन इन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कितना गेन उसने किया, अगर उसको कितना 4% उसकी वो बढ़ा दी जाएगी। तो 4% बढ़ाइए, तो 4% अगर बढ़ा देंगे तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 कितना, 100 सॉरी 10.5%, 10.5% हो जाएगा। अब इतना निकालना है हमें 3 साल के लिए, किसका, 800 का। निकाल दो आप, कितना आ जाएगा, 800 का 10.5% निकाल दो, तो कितना आंसर आएगा बोलो। ये आंसर आएगा भैया कितना आपका 80, और कितना हो जाएगा, 3 साल के लिए निकालना है ना, सॉरी 3 साल के लिए निकालना है। इफ द रेट इज इंक्रीज बाई 4%, देन व्हाट विल बी द गेन इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कितना गेन होगा ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको करो इतने परसेंट से 3 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये है, और टाइम ये हो गया। पी कितना है, 8000 है, सॉरी 800 है बटे 100। इसको सोल्व करने की आप कोशिश करो तो क्या आएगा आंसर। देखो 8 पंजे 40 का 0 हो जाएगा, 8 0 0 और 4 हो जाएगा, और 8 ही कम 8 हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई आप कर दो, ये पॉइंट है, इसकी मल्टीप्लाई आप कर दो 3 से, 3 चौक 12 का 2 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 और 2 हो जाएगा आपका 26। ठीक है, अब 200 कितना आ रहा है, 262। इस 262 में से तुम 100 कितना निकाल दो, 100 ये निकाल दो, तो कितना आंसर आएगा बताओ, कितना आंसर आएगा, 262 में से 156, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गेन बताना है ना हमें। तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा भैया तुम्हारा 5 में से 5 ये कितना बचेगा, 0 बचेगा। करने में गड़बड़ी हुई है हमसे। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं फिर से। ये गड़बड़ हुई है ना यहाँ पे, देखो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा कितना, 5 अट्ठे 40 और 4, और ये हो जाएगा 84, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 चौक होते हैं 12, और 3 अट्ठे होते हैं 24, और एक हो जाएगा 25। यानी कि ये हो जाएगा 252। अब 252 में से 156 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 4% इंक्रीज करने के बाद हमें गेन बताना। तो ये तो हमारा टोटल था, टोटल 10% का था, और ये हमारे पास था 6.5। अब 4% गेन के बाद कितना आएगा आंसर, बोलो कितना आएगा,
इसको निकाल दो आप, ये बचेगा 6 और ये बचेगा 9, यानी कि हमारा 96 आंसर आ जाएगा। 96 क्या हो जाएगा, 96 हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है देखो, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 की धनराशि 20% वार्षिक दर से एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप इसका आंसर आंख बंद करके मार दोगे, वो आंसर होगा डी। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। आप बोलोगे भैया 20% वार्षिक रूप से है तो अर्धवार्षिक रूप से हो जाएगा 10%, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा करना है और टाइम का दोगुना कर देना है। टाइम का दोगुना कर देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि 2 साल के लिए 10% की जो चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना होता है, वो होता है 21%। अब 21% निकाल दो आप किसका, 8,000 का, तो 21 अट्टे 168 तो होते हैं, तो 168 यानी कि 1680 आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसी मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज से 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, ये है हमारा, ये पॉइंट नहीं है, ये है 4,800 रुपए है। उसी मूलधन पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो 3 वर्ष के लिए जो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, ये बताना है। अच्छा, प्राप्त साधारण ब्याज कितना है हमारे पास, साधारण ब्याज है हमारे पास 4800, और साधारण ब्याज का होता है भैया PRT परसेंट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का RT%। तो 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 96, यानी कि ये 96% की वैल्यू है। हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। 96% की वैल्यू कितनी है, ये आ जाएगा 2 बार, और ये कट जाएगा आपका 50 बार, यानी कि 50 हो जाएगी। यानी 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 5,000। अब 5,000 धनराशि पे मुझे 10% का वार्षिक ब्याज निकालना है, कितने परसेंट के लिए, 3 साल के लिए, सॉरी 10% का। अब 10% का 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, आप बोलोगे भैया 33.1%, ये आपने हमें कई बार बता दिया। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 से, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 100 भी तो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 331 की मल्टीप्लाई 5 से करनी, 5 ही कम 5, 5 से 15 और 15 का 5, 5 से 15 और 1 16, यानी कि 1655 मेरा आंसर आ जाएगा, वो होगा डी, बी ऑप्शन। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, सैलरी ऑफ salaries of B, C, D and E are in ratio 2, ratio 3, ratio 4, ratio 5 respectively. Their salaries are increased by 20%, 30%, 40% and 50% respectively. If increased salary of D is 560, then what is the sum of the original salary of B, C and D? इसका मतलब है कि BC और DE 4 आदमी हैं, उनकी सैलरी का रेशियो जो है वो 2:3:4 है। 2:3:4:5 है। मैं इनको मान लेता हूँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इनको कह देता हूँ भैया ये है मेरे पास 20%, ये है मेरे पास 20, ये है 30, ये है 40 और ये है 50। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, रेशियो निकालेंगे तो सेम ही आएगा। अब जो बी है वो अपनी सैलरी का 20% बढ़ा देता है, 20% बढ़ाने का मतलब हो जाएगा 120/100, बात आ गई समझ में। जो सी है वो अपनी सैलरी का 30% बढ़ा देता है, यानी कि 130/100 हो जाएगा। जो सी है बी 130/100 हो जाएगा, और सी जो है वो 40% बढ़ा देता है, यानी कि 140/100 हो जाएगा। और जो डी है वो 50% बढ़ा देता है, यानी कि 150/100 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो 12 दूनी कितने होते हैं, 24, ये आएगा 24, 13 क्या होते हैं 39, ये आएगा 39, और 14 चौका होते हैं 56, और 15 पंजे होते हैं 75। बात इतनी समझ में आ गई। डी की जो इंक्रीज्ड सैलरी है वो कितनी है, इंक्रीज्ड सैलरी कितनी है, इंक्रीज सैलरी है ये, इंक्रीज्ड सैलरी कितनी है बोलो, इंक्रीज्ड सैलरी जो है डी की वो हो जाएगी भैया हमारी कितनी, ये हो जाएगा हमारा 56 के बराबर, यानी कि 560 के बराबर है 75 की वैल्यू। अब सबका सम बताना है, सबका सम कितना हो जाएगा बोलो, सबका सम जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई इनका सम जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24, 24 प्लस 24 प्लस हो जाएगा हमारा 39,
प्लस हो जाएगा 56 प्लस हो जाएगा 75। तो जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा, देखो 9 10 हो जाएंगे, 10 और 9 9 और ये हो जाएगा 4 यानी कि 24, 24 का 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 194, 194 आ जाएगा। अब इसको तुम 5 से काटो, 5 से कटेगा 15 बार, 5 से इसको काटो, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। जब इसको हम सोल्व करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा आंसर। अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ हुई। देखो हमने ये ई की मान ली सैलरी, हमें दी हुई थी डी की सैलरी। माफी चाहूंगा, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ये डी की सैलरी दी होती है, तो डी की सैलरी कितनी है? 56 है। सीधी सी बात है यार, ये तो 56 है। और 56 कितनी है? 56 किसके बराबर है? ये 560 के बराबर है। बात आ गई समझ में? ये 560 के बराबर है। अब 56 अगर 560 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भैया हमारी 100, सॉरी 10। अब हमें टोटल की वैल्यू बतानी है, टोटल को ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा वो हमें बताना है। मूल वेतन का योग बताना है, मूल वेतन का। तो मूल वेतन हमने क्या माना था? 20, 30, 40 और 50। तो 40 और 50, 50 कितने हो जाएंगे? 100, 100 140, तो 140 यानी कि 1400 इसका आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, बात बात बिल्कुल समझ में आ गई।